हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स। दोबारा आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। और हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर टेस्ट ऑन पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, नहीं सभी पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया था और इसका अगला पार्ट है। ये एक सीरीज चला रहे हैं हम, जिसमें हम लोग ऑन पेपर जो स्किल टेस्ट होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में, ये पूछा गया दोस्तों रियल क्वेश्चन से, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और आपका एक हम्बल रिक्वेस्ट मैं लेना चाहता हूं कि अगर आप वीडियो में बने रहिए दोस्तों। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस दिया गया है उसको एक एक ऑप्शंस को मैं समझा रहा हूँ दोस्तों, प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखा रहा हूँ एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में। तो एमएस ऑफिस से जुड़ी हुई जो भी क्वेश्चंस आपका बन सकता है, सभी क्वेश्चंस, अगर आप कहीं भी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का एग्जाम दे रहे हैं या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर का इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर कोई भी जॉब आप कर रहे हैं जहाँ पे कंप्यूटर का जरूरत है प्रोफिशिएंसी, या फिर अगर काम कर रहे हैं, तो सभी चीजों में आपका ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है वीडियो दोस्तों। एक एक चीजें मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है तो दोस्तों जरूर आप कमेंट्स में कमेंट करके बताइए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपका इस तरीके का मिस ना हो दोस्तों। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिए, बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 तक पिछले वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको बता रहा है, यू वांट टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ द स्टॉक मार्केट ऑन ए डेली बेसिस। तो डेली बेसिस में जो स्टॉक मार्केट होता है वहां पे आप लोग को अगर प्रोग्रेस अपडेट करना है, जैसे कि लोगों ने स्टॉक मार्केट पर जरूर से जरूर कभी ना कभी इन्वेस्ट किया होगा या फिर इन्वेस्ट करने का सोच रहे होंगे। तो दोस्तों अगर स्टॉक मार्केट पर इन्वेस्ट करना है तो उसका आपको डेली प्रोग्रेस जो हो रहा है उसको ट्रैक करना पड़ेगा, उसको रखना पड़ेगा आपके दिमाग में, या फिर आपको कहीं पे उसको नोट करना पड़ेगा। तो उसको नोट करने के लिए या फिर उस प्रोग्रेशन को ट्रैक करने के लिए सबसे बेस्ट यूज आप कौन सा चार्ट कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे पूछा गया है। तो पाई चार्ट देखिए दोस्तों, जो पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट का तो वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, अपलोड हो गया है। अगर आपको डाउट है तो आप जाके कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको कोई ना कोई वीडियो पाई चार्ट से रिलेटेड मिल जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो बोलिए, दोबारा से एक वीडियो इसको ऊपर बना के अपलोड कर देंगे। तो इसमें क्या होता है, एक सर्कुलर शेप का होता है दोस्तों, और उसमें डिवाइड कर दिया जाता है सर्कल को, और बहुत सारे पोर्शंस वहां पे दिखाए जाते हैं। तो ये पाई चार्ट क्या है, बस एक फैक्चुअल डेटा और एक डेटा का सेट दिखाता है दोस्तों। रो चार्ट जो है डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, और जो रो चार्ट है आपका, रो चार्ट में रोज के शेप में आपका जो बार चार्ट है ना, उसी की तरह रो चार्ट होता है। रोज के शेप में आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहता है, ये यहाँ आपको दिखाता है। अब देखिए दोस्तों, कॉलम चार्ट है। कॉलम चार्ट मतलब कॉलम के फॉर्म में रहता है आपका डेटा। ओके, अब जो लाइन चार्ट है दोस्तों, अगर आपने कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होगा या फिर इन्वेस्ट करने का सोच रहे होंगे, तो आप देख सकते हैं, आप हमेशा नजर करते हैं कि लाइन कब ऊपर जा रहा है और कब नीचे जा रहा है दोस्तों। जब भी लाइन आपका ऊपर जाता है, उसी तरीके से आप देखते हैं कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है करने से मेरे को फायदा होने वाला है। जब लाइन नीचे जाता है तो आपको घाटा होने वाला है। तो मैं इतना इसके ऊपर नॉलेज नहीं रखता हूँ, लेकिन तब भी एक दोस्तों अंदाजा से बता सकता हूँ आपको कि इसी तरीके से हम लोग देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर और मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका लाइन चार्ट। ओके, जो भी चार्ट्स आ रहे हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इंसर्ट के टैब पर अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे चार्ट्स का एक रिबन मिल जाएगा दोस्तों। इसी रिबन के अंदर आपका कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्कैटर और अदर ऑप्शंस मिल जाएंगे। ओके, इसके ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाया जा चुका है और चैनल पर है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 21। व्हेन यू वांट टू इंसर्ट ए ब्लैंक एम्बेडेड एक्सेल ऑब्जेक्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट यू कैन डैश। तो पिछले वाले वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ देखा था, यहाँ पे उसका जान लेते हैं डिटेल में क्या है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे बोल रहा है, अगर आपको एमएस एक्सेल में कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है, एम्बेड करना है, तो उसके लिए आप कैसे ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करेंगे, तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हम लोग इसको करके ही देख लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको पता ही चल जाए। तो कोई भी चीज आपको अगर इंसर्ट करने को बोला जाए दोस्तों, तो सबसे पहले आप कहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट टैब पर ही जाएंगे। इंसर्ट टैब के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगा टेक्स्ट का रिबन मिल जाएगा। टेक्स्ट के रिबन के अंदर आपको लास्ट में आपको नजर आ रहा होगा ऑब्जेक्ट, इंसर्ट एंड एम्बेडेड ऑब्जेक्ट, आपको साफ साफ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही आप जाते हैं, क्लिक करते हैं, आपका ये ऑब्जेक्ट का एक पैनल खुल जाएगा, और यहाँ पे आप नया ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अगर आप एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर आप कुछ अपना डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं, या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट बाहर से लाकर आप एम्बेड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया वो एम्बेड करने का पूछा गया है। मैं आपको एक नया ऑब्जेक्ट बना के भी दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे हम काम करते हैं एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का
प्रेजेंटेशन जो है उसको नया ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। तो ऑब्जेक्ट आपका कोई भी चीज हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक डॉक्यूमेंट हो सकता है, यानी कि एक्सेल का भी एक डॉक्यूमेंट हो सकता है, या फिर इमेज हो सकता है, पीडीएफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कोई ड्राइंग हो सकता है ऑटो कैड का, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ओके, ग्राफिक्स, आर्ट, ये सभी चीजें ऑब्जेक्ट के मतलब अंदर आपका लाई करेंगी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक एमएस पावर पॉइंट का एक स्लाइड यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। तो हमने जैसे ही ये इंसर्ट कर दिया तो यहाँ पे ये इंसर्ट देखिए दोस्तों आपका हो गया है। ओके, ये आपका इंसर्ट हो चुका है। अब जब हम इसको इंसर्ट करें, इसके अंदर कुछ हम चेंजेस अगर कर लेते हैं तो ये यहाँ पे सेव होके रह जाएगा। ये आपका दोस्तों एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पे इस तरीके से ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो चुका है। अब ये जो ऑब्जेक्ट इंसर्ट हुआ है इसको आप एक आइकन के रूप से भी दोस्तों देख सकते हैं। आप फॉर्मेट ऑब्जेक्ट कर देंगे। फॉर्मेट ऑब्जेक्ट करने के बाद यहाँ के साइज, पिक्चर, प्रोटेक्शन, प्रॉपर्टीज, कलर्स, ये सारी चीजें आप चेंज कर सकते हैं दोस्तों। अभी हम दोबारा इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एमएस वर्ड का एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर देते हैं। और यही जो ऑप्शन है इसको मैंने आपको दिखाया नहीं था तो ये दिखा देता हूँ, डिस्प्ले एज आइकन। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं किस तरीके का आइकन आपका दिखेगा, ये चेंज भी कर सकते हैं आप दोस्तों। बहुत सारे आइकन के ऑप्शंस आपको नजर आ जाएंगे, तो कोई भी आइकन आप सिलेक्ट करके यहाँ पे ओके अगर कर देंगे दोस्तों तो देखिए यहाँ पे ये आपका खुल गया एमएस वर्ड। यहाँ पे कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं, जैसे माई डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। ओके, और इसको हमने सेव कर दिया, अब बंद कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एम्बेड हो चुका है। आपको जूम करके दिखा देता हूँ, तो ये आपका ऑब्जेक्ट एम्बेड हो चुका है एमएस वर्ड का। अब क्वेश्चन में हमको जो बोला है वो बोला है एम्बेड करने को, तो हम क्रिएट फ्रॉम फाइल कर देंगे और यहाँ पे ब्राउज के ऑप्शन पे चले जाएंगे। ब्राउज के ऑप्शन पे जाकर हम मान लीजिए ये हेलो डियर एस्पिरेंट जो है इसको हमने एम्बेड करना है, तो इंसर्ट कर देंगे और यहाँ पे लिंक टू फाइल कर देंगे। लिंक टू फाइल का मतलब ये है, अगर आप कोई भी इस चेंज करते हैं, कोई भी चीजें इस ओरिजिनल फाइल में, ये फाइल जहां से भी मैं ला रहा हूं वहां पे अगर कुछ चेंजेस करते हैं तो इस एक्सेल के अंदर वो फाइल जब आप ओपन करते हैं तो वो चेंज आपका ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगा दोस्तों। इसका मतलब यही है। और डिस्प्ले एज आइकन मतलब मैंने आपको अभी बताया था, डिस्प्ले किस तरीके से आप करना चाहते हैं। अब ओके कर देते हैं दोस्तों। ये यहाँ पे आपका इंसर्ट हो चुका है हेलो डियर एस्पिरेंट। अब इसको अंदर इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये आपका डॉक्यूमेंट इसके अंदर नजर आ रहा है, ये कंटेंट है इसका। अब इस पे कोई भी चेंजेस हम करते हैं दोस्तों, बाहर जहाँ पे ये इसका ओरिजिनल लोकेशन है वहां पे जाकर कुछ भी चेंज करते हैं तो एमएस एक्सेल के अंदर इसकी सारी चीजें हमको रिफ्लेक्ट होकर नजर आएंगी दोस्तों। ओके, इसका मतलब ये है। तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा जो भी हमने यहाँ पे करके दिखाया दोस्तों। अब चलते हैं इसके ऑप्शंस पर। तो इसका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ए बता रहा है क्लिक द ऑब्जेक्ट कमांड ऑन द इंसर्ट मेनू। तो बिल्कुल सही बात बता रहा है। आंसर लगाने से पहले हम दूसरे ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं एक बार। ऑप्शन बी बोल रहा है क्लिक द ऑफिस लिंक्स बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। तो ऑफिस लिंक का जो बटन है दोस्तों, ये ऑफिस लिंक का बटन यहाँ पे ही होता है दोस्तों। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ पे कुछ कुछ जो फॉर्मेट होते हैं, वर्जन होते हैं एमएस ऑफिस का, उसमें यहाँ पे लिंक बटन होता है। वो फाइल बटन जो काम करता है वही उसी का काम वो करता है। तो ये चीजें बता रहा है। तो ये इस क्वेश्चन के हिसाब से तो करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है क्लिक द क्रिएट वर्कशीट बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार। तो ऐसा कुछ ऑप्शन मैंने देखा नहीं है, अगर आपने कहीं देखा है तो जरूर कमेंट करके बताइए। डी बोल रहा है क्लिक द इंपोर्ट एक्सेल कमांड ऑन द फाइल मेनू। तो ये ऑप्शन भी मैंने नहीं देखा है दोस्तों, इंपोर्ट एक्सेल। हाँ, इंपोर्ट हम बाहर से एक्सेल कर सकते हैं लेकिन फाइल मेनू में, लेकिन यहाँ पे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो बोल रहा है वो एग्जैक्टली करेक्ट चीजें बोल रहा है, जो हमारा रिलेवेंट है दोस्तों। ऑब्जेक्ट कमांड आपका इंसर्ट मेनू में ही होता है, जो हमने करके देखा यहाँ पे। इंसर्ट मेनू के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट कमांड मिल जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 22। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्कशीट डिजाइन क्राइटेरिया। तो वर्कशीट जब आप डिजाइन करते हैं उसका ये कौन कौन सा क्राइटेरिया जो है इसमें से कौन सा नहीं है वो पूछ रहा है दोस्तों। वर्कशीट अगर आप डिजाइन करते हैं उसमें एफिशिएंसी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। एफिशिएंसी इन द सेंस वर्कशीट आपका कितना एफिशिएंट है। एफिशिएंट मतलब आप उसमें अगर कुछ फॉर्मूलाज ऐड करते हैं, आप उसमें कुछ फॉर्मेटिंग ऐड करते हैं, तो किस तरीके से आपका वो फॉर्मेटिंग और फॉर्मूलाज काम करते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट में, अगर आप एक एक्सेल में एक इंसर्ट कर रहे हैं टेबल, चार्ट, तो उसके अंदर जो भी आप चेंजेस करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं, वो सभी चीजें का जो एफिशिएंसी है, मतलब वो एफिशिएंट होना चाहिए, वो कहलाता है एफिशिएंसी। एडिटेबिलिटी इन द सेंस अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं उसके अंदर, ओके, तो वो होना चाहिए। इसके बाद जो सी और डी ऑप्शन है दोस्तों, क्लैरिटी एक ऑप्शन है। क्लैरिटी मतलब उसका क्लैरिटी अच्छा होना चाहिए। जैसे आप ग्राफ अगर कुछ बना रहे हैं तो उसका क्लैरिटी बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी वो डिजाइन अच्छा होगा। जो डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, ये थोड़ा अलग ऑप्शन है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन इन द सेंस अगर आप किसी को चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं
तो डिजाइनिंग में डिस्क्रिप्शन का कुछ थोड़ा तो रूल होना चाहिए कि डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डिजाइनिंग अगर हम करते हैं तो डिस्क्रिप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ दोस्तों, इसका मैं आपको गलत आंसर तो नहीं बताऊंगा, और जो भी मैंने इससे रिलेटेड रिसर्च किया है, एक्सप्लोरेशन किया है, उसमें मेरे को ये पता चला कि एडिटेबिलिटी और एफिशिएंसी करेक्ट है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन भी डिजाइन का एक अच्छा क्राइटेरिया है माना जाता है मेरे हिसाब से। आपका ओपिनियन क्या है बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और इसका अगर आप किसी को भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन पता चला है दोस्तों तो आप लोग जरूर कमेंट्स में शेयर कर, तो हम लोग बिल्कुल इसको अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 23। ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों को आना चाहिए दोस्तों। अगर आप चैनल पर हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर हमको सॉल्यूशन प्रैक्टिकली दिखाने का जरूरत नहीं है दोस्तों, फिर भी कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलाज विल एक्सेल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मुलाज दिए गए हैं, बोल रहा है इसमें से कौन सा फॉर्मुला एक्सेल कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। तो आप ये पढ़िए बी, सम A1 to A5। तो ऐसा आपने बिल्कुल देखा होगा, A1 से A5 आप सम कर देते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.5 के साथ, तो बिल्कुल ये हो सकता है। ये आप एरे फॉर्मूला की मदद से कर सकते हैं, यहाँ पे 2 आप लगा रहे हैं फॉर्मूला, तो ये हो सकता है। सम कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। सम कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं 10 - 10 0 से, ये भी हो सकता है। ये डिवाइड बाई 0 एरर बताएगा, लेकिन तब पर ये हो सकता है काम करेगा। लेकिन ये पहला ऑप्शन जो है ये बता रहा है दोस्तों सम जो कर रहे हैं हम सेल्स को कर रहे हैं। अब सेल्स को जब तक कहीं पे कुछ डिफाइन नहीं किया गया हो, अगर सिर्फ आप सेल्स लिख रहे हैं तो ये एक वैलिड आर्गुमेंट नहीं है सम फंक्शन के लिए। तो आपको बस यहाँ पे देखना है सम फंक्शन के लिए कौन सा वैलिड आर्गुमेंट है, तो इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। अगर आपको अब तब पर भी, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया दोस्तों ये क्वेश्चन, तो कमेंट्स करके बताइए, हम लोग दोबारा मैं इसको समझा दूंगा अगले वीडियो में, लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाएगा और टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 24th क्वेश्चन, हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन बी टाइप्ड इन ए सिंगल सेल इन एक्सेल। ये दोस्तों पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आप बिल्कुल इन सब क्वेश्चन को रट के जाइए, मेरे हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए। 32,767 इसका करेक्ट फिगर है, तो 32,000 के आसपास होता है। यहाँ पे गलत ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे फिगर गलत दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, विच फंक्शन विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ वर्क डेज बिटवीन 6/9/2004 और 8/12/2004। तो ये बता रहा है वर्क डेज का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, लोग यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव कर देते हैं, क्योंकि नेटवर्क डेज, वर्क डेज सब एक ही लगता है और डेट भी है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है वर्क डे और नेटवर्क डे के बीच में अंतर जानना। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं स्टार्ट डेट, एंड डेट आपका मेंशन हुआ है, और स्टार्ट डेट जो है वो 2/10/2022 है, मतलब यानी कि 2 अक्टूबर। एंड डेट है 25 अक्टूबर, और नंबर ऑफ डेज आपको निकालना है। इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि 2 अक्टूबर को एक हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है और वो 25 अक्टूबर को खत्म हो रहा है, तो कितना दिन बीच में लग रहा है हमको, सैटरडे संडे को एक्सक्लूड करके, यानी कि शनिवार और रविवार को छोड़कर कितना दिन हमारा लग रहा है वर्किंग डेज, वो यहाँ पे बताएगा कैलकुलेट करके, एक फॉर्मूला है उसका, फंक्शन है। दूसरा सिनेरियो ऐसे हो सकता है, मान लीजिए आज हमको कुछ टारगेट लेना है, एक मेरे को सिलेबस खत्म करना है किसी चीज का एग्जामिनेशन के लिए, उसका हम स्टार्ट डेट रख रहे हैं 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर यानी कि मंडे को हम स्टार्ट कर रहे हैं, और ये हमारा जो है सब्जेक्ट ये 15 दिन के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। तो 15 दिन के लिए हमारा एंड डेट क्या होगा ये हमको यहाँ पे बताना है। तो 2 प्रकार का सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया है। अब हम चलते हैं फंक्शन की तरफ। तो हमारा जो फंक्शन है दोस्तों, वो यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। जो फंक्शन है वो हमारा, एक आपका फंक्शन है वर्क डे का, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और एक है वर्क डे डॉट INTL। यहाँ पे भी आपको INTL नजर आए, ये दोस्तों ये बताता है इंटरनेशनल। ओके, अब आपको बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। वर्क डे एक फंक्शन है और एक है आपका नेटवर्क डे, नेटवर्क डेज। इसी में भी वही 2 वेरिएंट है, एक नॉर्मल नेटवर्क डेज है और एक नेटवर्क डेज है .INTL यानी कि इंटरनेशनल। अब जो डिफरेंस है दोस्तों वर्क डे और नेटवर्क डे में, ये आपका हो गया वर्क डे, ये आपका हो गया नेटवर्क डे, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम समझते हैं। वर्क डे है दोस्तों, ये आपको बताएगा एंड डेट। अगर आप स्टार्ट डेट आपको पता है कब से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है, कितने दिन आपको लगेंगे ये आपका पता है, लेकिन एंड डेट इसके हिसाब से क्या होगा तो वो आपको बता देगा। जैसे 3 अक्टूबर को हम कोई चीज स्टार्ट कर रहे हैं और उसके लिए हमने कैलकुलेट कर लिया है 15 दिन के आसपास वो काम करने में हमको लग जाएगा, तो कब तक हमारा खत्म हो जाएगा एग्जैक्ट डेट, कैलेंडर डेट वो बता देगा, ये वर्क डे बताएगा।
ओके। नेटवर्क डे में क्या होता है, स्टार्ट डेट और एंड डेट हमको पता है, पहला दिन कब हम स्टार्ट करेंगे कब हम खत्म करेंगे, ये सब चीज हमको पता है। तो उसके अंदर कितना वर्किंग डेज आपका आएगा शनिवार और रविवार को छोड़कर, मतलब सैटरडे और संडे को छोड़कर बाय डिफॉल्ट वो बता देगा। ओके। अब इसमें जो आर्गुमेंट्स में हम हॉलीडेज भी दे सकते हैं, मान लीजिए आपका कोई हॉलीडेज है 20 अक्टूबर और 22 अक्टूबर को मैंने फॉर एग्जाम्पल हॉलीडे मान लिया है ये दोनों दिन को। ओके, तो इसको भी कैलकुलेट करके बताएगा। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों, जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पहला हम वर्क डे यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे स्टार्ट डेट हमको पता है 3 अक्टूबर, कितना दिन लगेगा हमको पता है 15 दिन। अब हम निकालेंगे एंड डेट, तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग टाइप करेंगे इक्वल टू वर्क, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। वर्क डे में आप देख सकते हैं स्टार्ट डेट आपको चाहिए, डेज चाहिए और हॉलीडेज ऑप्शनल है। हॉलीडे आपका ऑप्शनल है, अगर आप दे सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, अगर नहीं देंगे तो ये आपका वर्किंग डे के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट डेट हमने सिलेक्ट करना है, स्टार्ट डेट हमने सिलेक्ट कर लिया, नंबर ऑफ डेज हमने सिलेक्ट कर लिया 15, नहीं पहले स्टार्ट डेट सिलेक्ट कर लिया, कमा दे दिया, फिर नंबर ऑफ डेज 15 सिलेक्ट कर लिया, फिर कमा आपने दे दिया, और अब हॉलीडेज का रेंज हमने ऐसे सिलेक्ट कर लिया। अगर आप नहीं देंगे तो भी चलेगा। ओके, ये ऑप्शनल है, बता रहा हूँ आपको। ब्रैकेट बंद कर दिया, अब आपने एंटर कर दिया। अब देख सकते हैं आप 15 दिन आपका लगेगा, 3 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक की आपका खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कैलेंडर पे लेकर। 3 अक्टूबर को अगर आप देखेंगे, एक और इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, ये जो वर्क डे का फंक्शन है ये आपका उसी दिन से काम नहीं करेगा दोस्तों, ये कैलकुलेट करता है उसके अगले दिन से। यानी कि अगर आप 3 अक्टूबर को कैलकुलेट कर रहे हैं, वर्क डे लगा रहे हैं स्टार्ट डेट, तो जो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेगा वो 4 अक्टूबर से कैलकुलेट करेगा, ये आप ध्यान रखिए। ओके, 4 अक्टूबर, तो 4 अक्टूबर से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, सॉरी दोस्तों चौथा दिन 7 तक, शनिवार रविवार यहाँ पे हॉलीडे है दोस्तों, सैटरडे वीकेंड्स, फिर हो गया 10th, ये हो गया आपका पांचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन, आठवां दिन, नौवां दिन। ओके, 9 डेज हो गया आपका, फिर हो गया 10, 11, 12 और ये 13वां दिन जो है ये आपका छुट्टी हो जाएगा, तो 12 दिन हो गए यहाँ पे। फिर 13 आपका यहाँ पे हो जाएगा 21, 14 डेज, ओके, 15 डेज, तो 25 तारीख आपका आ रहा है। और ये बीच में जो 22 तारीख छुट्टी था ये आपका ऑलरेडी सैटरडे में आ जा रहा है, तो इसको कैलकुलेट वो ऐसे ही नहीं कर रहा है, तो आपका 25। अब आपको मतलब पता चल गया, कैसे समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। ओके, अब इसका जो अगला वेरिएंट है दोस्तों वो है आपका वर्क डे INTL। अब मान लीजिए इंटरनेशनली मेरा जो है वीकेंड्स सैटरडे संडे न होके कोई और दिन हो, तो मैं अपना स्टार्टिंग डेट चुन लेता हूँ और नंबर ऑफ डेज में चुन लेता हूँ 15। अब जब आप कॉमा देते हैं आपको यहाँ पे कॉमा के बाद ये नजर आ जाएगा दोस्तों, सैटरडे संडे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे। आप ये जो नंबर दिए गए हैं ये नंबर अगर आप यहाँ पे डालते हैं तो वो आपका ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप डबल क्लिक कर देंगे तो वो ऑप्शन आपका सिलेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो मान लीजिए आप संडे ओनली भी कर सकते हैं, मंडे ओनली भी कर सकते हैं, इस तरीके से आपका ऑप्शन है। तो अगर मैं संडे ओनली कर देता हूँ, वर्किंग मेरा जो है हॉलीडे वीकेंड संडे ओनली, अब उसके बाद कॉमा देके मैं ले लेता हूँ हॉलीडेज को। अब इसको बंद कर देते हैं और एंटर कर देते हैं, तो आपका 21 तारीख को आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं जो संडेज को है ये सैटरडेज को कैलकुलेट कर लेगा दोस्तों। अब देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 20 को छुट्टी है तो 15 21 तारीख को हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक और ऑप्शन दोस्तों इसका है, अगर मान लीजिए जो है, मान लीजिए कि मुझे क्या है हर दिन ही काम करना है, मेरा छुट्टी है ही नहीं, तो अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, अगर छुट्टी है ही नहीं, मेरा छुट्टी अगर है ही नहीं, तो वर्क डे इंटेल आप सिलेक्ट कीजिए, स्टार्ट डेट दीजिए दोस्तों। ओके, उसके बाद नंबर ऑफ डेज दीजिए। नंबर ऑफ डेज देने के बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पे डबल कोट के अंदर, ये दोस्तों एक जुगाड़ मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, नंबर ऑफ डेज के अंदर आप 0070 लगा दीजिए। ओके, अब इसको बंद कर दीजिए और हॉलीडेज दे दीजिए दोस्तों। हॉलीडेज को छुट्टी होगा लेकिन और कोई दिन छुट्टी नहीं होगा। अब इसको एंटर कर दीजिए, आप देखिए 18 तारीख को आ गया। अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो देखिए 18 तारीख को आपको आ गया 15 डेज में। अब आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में ये जरूर से आ गया होगा दोस्तों, मैंने हर प्रकार का आपको हर वेरिएंट का। अब दोस्तों आपका जाता है नेटवर्क डेज। तो नेटवर्क डेज में सिनेरियो सब बिल्कुल सेम है,
बस यहाँ पे ये स्टार्ट डेट आपको पता है, एंड डेट आपको पता है और हॉलीडेज आपको पता है। अब आपने एंटर कर दिया तो आपका जो नंबर ऑफ डेज है वो आ जाएगा। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 नंबर ऑफ डेज आ गया है। सेम आप अगर नेटवर्क डे INTL लगाते हैं तो वही सेम चीज आपका काम करेगा। सेम आप लगा सकते हैं दोस्तों, वीकेंड चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिन छुट्टी नहीं चाहिए 00 लगा सकते हैं। ओके, और 0000 आप लगा रहे हैं, उसके बीच में कोई भी एक दिन अगर आप 1 कर रहे हैं तो वो दिन आपका वर्किंग डे काउंट हो जाएगा। ओके, तो ये सारे ट्रिक्स मैंने आपको बता दिए, जो भी ट्रिक्स हो सकते हैं दोस्तों। ओके, तो अब इस हिसाब से हम चलते हैं क्वेश्चन पर और देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको निकालना है नंबर ऑफ वर्क डेज, और आपको यहाँ पे दिया क्या गया है दोस्तों, स्टार्ट डेट दिया गया है, एंड डेट दिया गया। अब इसके हिसाब से आप पहले ही यहीं से समझ जाएंगे, कॉमन सेंस, स्टार्ट डेट एंड डेट आपको पता है और आपको नंबर ऑफ डेज निकालना है यहाँ पे। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, नेटवर्क डेज ही होगा। वर्क डे कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वर्क डे में एंड डेट आपका रहता ही नहीं है दोस्तों। ओके, तो नेटवर्क डेज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जो कि है सी। ओके, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। वीडियो लगभग 20 मिनट का ऊपर का बन चुका है और मेरा जो टारगेट है 20 मिनट का रहता है, उससे ऊपर का नहीं रहता है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा लंबा होगा तो वीडियो आप लोगों को भी देखने में मुश्किल होगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इसलिए चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन में जो है हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे, और आशा करता हूँ जो डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और कैसा लग रहा है एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, तभी मेहनत करने को मन लगेगा और मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। आपके एक कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के वीडियोस आपके कभी मिस ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।